यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी और इसमें आज का टॉपिक है प्रथम कोटि की अवक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वे अवक्रियाएं जिनमें अवक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अवक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अवक्रिया का वेग dx/dt अभिकारक A है तो उसकी प्रथम घात के समानुपाती हो, उस समय अवक्रिया प्रथम कोटि की कहलाती है। कुछ उदाहरण आपके सामने, जैसे शक्कर का प्रतिलोमन C12H20O11 + H2, यानी अम्ल की उपस्थिति में जब शक्कर का अपघटन होता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, तो ये अवक्रिया प्रथम कोटि की होती है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं अवक्रिया का वेग लिखा है हमने के C12H22O11 कंसंट्रेशन पावर 1, यानी इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो शक्कर है, सुक्रोस है, अवक्रिया उसकी प्रथम घात के तो समानुपाती है, लेकिन दूसरा अभिकारक जो जल है उसकी शून्य घाती के समानुपाती है। इसलिए ये अवक्रिया कैसी हो गई? ये अवक्रिया प्रथम कोटि की हो गई। ठीक इसी प्रकार से एस्टर का यदि अम्ल की द्वारा जल अपहरण कराया जाता है तो वो अवक्रिया भी प्रथम कोटि की होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस अवक्रिया में अवक्रिया का जो वेग है वह पहले वाले अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती है, लेकिन दूसरे अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती, यानी अवक्रिया हुई है प्रथम कोटि की। इसी प्रकार से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन भी प्रथम कोटि की अवक्रिया है। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि ये अवक्रिया द्वितीय कोटि की है। उसका कारण ये है कि ये अवक्रिया दो पद में होती है। तो पहले पद में क्या होता है? सबसे पहले N2O5 और ये N2O4 और हाफ O2 में अपघटित होता है, और ये पद होता है हमारा स्लो। दूसरा जो स्टेप है इसका, उसमें क्या होता है कि ये जो N2O4 बना है, अब ये तेजी से क्या होता है? NO2 में परिवर्तित हो जाता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऐसी अवक्रियाएं जिन्हें हम जटिल अवक्रियां कहते हैं, यानी जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, उनमें जो धीमा वाला पद होता है, स्लो स्टेप होता है, उसका जो अभिकारक होता है वही अवक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। यानी इस अवक्रिया का यदि हम वेग निकालें, रेट इज इक्वल टू, तो जो हो जाएगा के, तो इसमें अभिकारक कौन सा है? N2O5, केवल एक है, इसलिए ये क्या होगी? ये अवक्रिया प्रथम कोटि की हो गई। ठीक इसी प्रकार से सभी रेडियो एक्टिव विघटन अवक्रियाएं भी प्रथम कोटि की होती हैं। उसका कारण आगे चल के पता चलेगा आपको कि प्रथम कोटि की अवक्रियां अनंत समय तक चलती हैं, ये कभी पूर्ण नहीं होती, और रेडियो एक्टिव अवक्रियां भी कभी पूर्ण नहीं होती हैं। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई अवक्रिया इस प्रकार से हो रही है, ए से हमारा उत्पाद बन रहा है। तो जब अवक्रिया प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए उस समय अभिकारक ए की सांद्रता A मोल प्रति लीटर है। अवक्रिया के आरंभ में चूंकि उत्पाद बिल्कुल नहीं बनेगा, इसलिए हम कह सकते हैं उत्पाद की सांद्रता 0 है। लेकिन मान लीजिए कि T समय बाद क्या हुआ कि अभिकारक जो पहले A मोल प्रति लीटर था, उसमें से X मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि T समय के बाद जो अभिकारक A है वो कितना शेष रह गया? वो A में से X को माइनस कर दें, यानी A माइनस X मोल प्रति लीटर शेष रह जाएगा। तो अब लिखते हैं इस अवक्रिया का वेग, यानी अवक्रिया वेग क्या होता है? मैं सीधे लिख दूं R। चूंकि अवक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की, इसलिए क्या हो जाएगा? के अभिकारक कौन सा? हमारा A, अब प्रथम कोटि की है, ये हो गया 1। अच्छा, अब हम निकालेंगे T समय बाद अवक्रिया का वेग। तो T समय बाद, यानी हमें इसे इस बार dx/dt लिख रहा हूँ। अवक्रिया का वेग चाहे R लिखो या dx/dt लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx/dt इज इक्वल टू के।
अच्छा, तो अब ए की सांद्रता कितनी लिखेंगे हम? चूंकि हम t समय के बाद अभिक्रिया का वेग निकाल लें, तो t समय के बाद अभिक्रिया की सांद्रता कितनी है? a माइनस एक्स है, तो यहाँ a माइनस एक्स और इस पर पावर 1। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर 1। या मैं ऐसे लिखूँ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स को इसके नीचे ले आऊँ और के साथ ले लूँ मैं डी टी। अब चूंकि हमें इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकालना है, इसलिए क्या करेंगे हम? इसका करेंगे समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इजिकल टू के डी टी। इसका समाकलन होता है माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इजिकल टू, इसका आप जानते हैं के टी प्लस सी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। यही हमारा जो समीकरण 1 है, इसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, अब जरा देखें, प्रारंभ में समय कितना? 0। जब समय 0 था उसमें उत्पाद कितना? 0। भाई प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब समय 0 था उसमें उत्पाद 0 था, यानी x बराबर 0। x तो t से बाद बनाए, इनके मान उठा के समीकरण में रख दें। के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जरा देखें समीकरण में क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस ई ब्रैकेट में a, अभी मैंने x को लिखा है 0, प्रारंभ में 0 इजिकल टू के t कितना? 0 प्लस c। इससे क्या हो जाएगा? इससे हमारा c का मान निकल के आ जाएगा माइनस के लॉग बेस ई ए, इसलिए c इजिकल टू माइनस लॉग बेस ई ए। c का मान निकाल लिया है, अब c के मान को उठा के पुनः समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा रखें c का मान समीकरण 1 में, यहां मान लगाना हमको। तो पहले क्या रखेंगे? माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इजिकल टू के टी और प्लस सी, और सी का मान क्या है? माइनस के लॉग बेस ई ए। अब एक काम करें, लॉग ए को इधर ले आओ तो जो हो जाएगा प्लस का, पहले से ये है ही, ये क्या हो गया? के टी। अच्छा, हम जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? ये होता है लॉग एम अपॉन लॉग एन। ये हो गया के टी। या मैं के निकालूं तो क्या हो जाएगा? के इक्वल टू, ये निकालना है तो टी नीचे आ जाएगा 1 अपॉन टी लॉग बेस ई ए बट्टे ए माइनस एक्स। ये निकल के आ गया। अब हम जानते हैं कि लॉग बेस ई इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो हम इस लॉग बेस ई के स्थान पर क्या रख देंगे? 2.303 लॉग बेस 10 कर देंगे, यानी हम इसको चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसलिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10
ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरीके से लेकर हमारा ये प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका मात्रक निकालेंगे। तो देखिए वेग स्थिरांक के का मात्रक निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि ए यानी क्या होता है, ये प्रारंभिक सांद्रता है, इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। ए माइनस एक्स क्या है, ये अंत में शेष सांद्रता है अभिकारक की, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है। तो ऊपर मोल प्रति लीटर, नीचे भी मोल प्रति लीटर, यानी मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी अब क्या रह गया, यानी केवल नीचे रह गया टी, और टी यानी समय, समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अवक्रिया का मात्रक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और उसका मात्रक ज्ञात कर लिया। अगला निकालेंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए अर्धायु टी हाफ का मान। जैसा कि आप जानते हैं अर्धायु का मतलब होता है कि जितने समय में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उतने समय को कहते हैं अर्ध आयु। यानी जब कोई पदार्थ जितने समय में, यानी टी समय में कितना जाता है, आधा रह जाता है, किसका, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का, यानी शेष मात्रा कितनी होगी ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या है, शेष सांद्रता। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। टी हाफ क्या है, अर्धायु। यानी अर्धायु समय में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। आपने भी पढ़ा था कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए K इजिकल टू 303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा भी आपने देखा। तो K इजिकल टू 2.303, टी अर्धायु समय टी कितनी आती है, टी हाफ, तो यहाँ कर देंगे टी हाफ लॉग बेस 10 ए प्रारंभिक मात्रा, लेकिन ए माइनस एक्स अर्धायु समय में कितनी रह जाती है, ए बाई 2, ये हो गया ए बाई 2। ए से कैंसिल हो गए तो ये रह जाएगा के इजिकल टू 2.3 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे लॉग 2, 2.303 अपॉन टी हाफ, और लॉग 2 का मान आप जानते हैं 0.3010। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 693 अपॉन टी हाफ। तो या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के। तो ये हमने एक संबंध निकाल लिया अर्धायु और वेग स्थिरांक के मध्य में। यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ अर्धायु और वेग स्थिरांक संबंध तो है, लेकिन अर्धायु का संबंध ए यानी प्रारंभिक सांद्रता से बिल्कुल नहीं है। तो ये पॉइंट दिमाग में नोट करेंगे कि प्रथम कोटि की अवक्रिया में जो अर्धायु है वह प्रारंभिक सांद्रता पर यानी ए पर निर्भर नहीं करती है। यानी प्रथम कोटि की अवक्रिया में अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अंत में हम प्रथम कोटि की अवक्रियाओं के कुछ लक्षण आपको बताएंगे। मैंने शून्य कोटि की अवक्रियाओं में जो 3 लक्षण बताए थे उन्हीं को मैं दोबारा बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आऊंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए। पहला लक्षण है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया में अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता में संबंध क्या होता है। तो अभी भी हमने देखा कि प्रथम कोटि की अवक्रिया में अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता में कोई आपस में संबंध होते ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया, यानी कह सकते हैं कि जो हमारी टी हाफ है वो इसके इक्वल तो होती है
इसमें कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यदि हम क्या करें कि यदि हम टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता ए के बीच में ग्राफ खींचें तो वो एक ए के समानांतर रेखा आएगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगला लक्षण है हमारा कि अवक्रिया का वेग r और प्रारंभिक सांद्रता में संबंध। तो देखिए आपने पढ़ा था प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए स्टार्टिंग पढ़ा था कि अवक्रिया का वेग अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता के सीधा सीधा समानुपाती होता है। वेग चाहे r लिखो या dx/dt लिखो। अब आप चाहो तो अवक्रिया रेखा का जो समीकरण है y = mx + c से इसकी तुलना कर दीजिए। तो y क्या हो गया, r हो गया, x क्या हो गया, प्रारंभिक सांद्रता हो गई। अच्छा, c यहाँ नहीं दिया है तो आप चाहो तो इसको प्लस करके यहाँ 0 लगा दें। तो बाई अक्ष कौन सी हमारी, बाई अक्ष ये वाली है, इस पे क्या लेंगे अवक्रिया का वेग यानी दर r हो गई। एक्स अक्ष पे क्या लेंगे प्रारंभिक सांद्रता, चाहे ये ले लो प्रारंभ या आप स्मॉल ले लो, बात एक ही है। ये एक्स अक्ष है। अब हमें बताना है m यानी स्लोप ढाल। तो पहली बात समझ लें यहाँ पर c का मान 0 है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो ओरिजिन से निकलेगी, यहाँ से 0 से लगेगी। दूसरा ये k कैसा है, k प्लस का है। जब प्लस का होता है तो ये लाइन ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पर रेखा का ढाल जो m है वो हो जाएगा प्लस का k। प्रथम कोटि की अवक्रिया का तीसरा लक्षण देखेंगे, समय और जो शेष सांद्रता है a-x उसके बीच में हम संबंध देखेंगे। तो देखिए हमने प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए पढ़ा था k = 2.303/t log base 10 a/a-x। t को उधर ले आए तो क्या हो जाएगा जी, kt हो जाएगा 2.303 log base 10। अब a/a-x को खोल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a-x। आगे देखें इसमें, तो देखिए ये जो हिस्सा है इसको आप इसके नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा kt/2.303 ये हो गया हमारा log a-x। चूंकि हमें संबंध निकालना है log base 10 a-x और t के बीच में, तो ये जो log base 10 a-x है इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो जो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा log base 10 a-x और इस वाले हिस्से को राइट साइड ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे जी k/2.303 t। इसको ऐसे रहने दिया है तो जो हो गया प्लस का log base 10 a। ये अंत में हमारा रेड निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, यानी रेखा का समीकरण है y = mx + c से इसकी तुलना करेंगे और तुलना करने पर हम देखेंगे, जरा देखें तो ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो y अक्ष पे कौन आएगा, ये y अक्ष पे आएगा log base 10 a-x और x अक्ष पे कौन आएगा, ये x अक्ष पे आएगा यानी t, ये x अक्ष पे हो गया। अब जरा देखें c यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ हमारा ओरिजिन से तो नहीं निकलना, पक्का हो गया ये तो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम m का मान देख रहे हैं तो ये माइनस में है। माइनस का मतलब होता है कि ये ग्राफ अब नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बोले क्या होगा ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ आएगा।
और इसमें ये ऊपर से नीचे ग्राफ आया हमारा, जो ढाल है यानी एम वो कितनी हो जाएगी, वो ये हो जाएगी -के अपॉन 2.303। तो इस तरह से लेकर हमने ये तीनों लक्षण देख लिए हमने, जिनमें कि संबंध देखे आपस में, अर्धायु और प्रारंभिक सांद्रता के लिए संबंध देखा हमने। ठीक इसी प्रकार से अभिक्रिया के वेग और हमने प्रारंभिक सांद्रता के बीच में संबंध देखा, उसके लिए ग्राफ बनाया हमने। अंत में हमने ये समय और log बेस 10 a माइनस एक्स भी संबंध देखा और उसमें ग्राफ देखा हमने। तो इसमें ग्राफ कैसा आता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो इस तरीके से आज आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं और क्या निकलता है, उसमें वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकाल के बताया गया आपको, और अंत में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लक्षण बताए गए। और इस प्रकार से इस चैप्टर का ये प्रथम कोटि समाप्त हो गया है।